हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि क्लास 10th का एक चैप्टर है कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बाकी चैप्टर्स के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है देखने में, लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में इस वाले चैप्टर से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो लिहाजा आप सब लोगों को उन सभी क्वेश्चंस के आंसर पहले से पता होने चाहिए। और ये भी आपको पता है कि मेरे द्वारा क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है, जो साइंस है, उस पर एक क्रैश कोर्स या जल्दी जल्दी से कुछ ऐसी वीडियो बनाई जा रही है जिसको मैं सिलेबस को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश कर सकूं। तो चलिए आज की वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जीरो से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्राचीन समय से ही लोग मदिरा, सिरका और न जाने कई प्रकार के ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जो उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण भी हैं, और उन्होंने उन सभी पदार्थों को, उन सभी सब्सटेंसेस को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मान लिया है। तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है चैप्टर, तो जैसे मैंने आपको बताया बड़ा ही लंबा है, पर फिर भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1675 ईस्वी में, हम लोग ईयर बहुत पहले की बात करते हैं क्योंकि ये एक डेटा है, तो डेटा के अकॉर्डिंग ही बात करने की कोशिश करेंगे। 1675 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोलस हेनरी। निकोलस हेनरी ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जितने भी पदार्थ थे उस समय, लगभग 1675 के आसपास, जो पदार्थ उस समय अवेलेबल थे, जिनका उपयोग उस समय के लोग करते थे, उस आधार पर पदार्थों को, सब्सटेंसेस को लगभग 3 भागों में विभाजित किया, 3 भागों में डिवाइड किया। वो कौन कौन से पदार्थ थे भैया जी? सबसे पहला था खनिज पदार्थ, दूसरा था वनस्पति पदार्थ, तीसरा था जंतु पदार्थ। अब इसकी इंग्लिश भी आनी ही बहुत ही ज़रूरी है। तो जो पहला है हमारा खनिज पदार्थ, हम खनिज पदार्थ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मिनरल सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस मतलब पदार्थ, मिनरल मतलब खनिज, इस वाले की इंग्लिश है ये मिनरल सब्सटेंस। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें ज़मीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। कहीं पर भी खुदाई करने के बाद कोई पदार्थ हम लोगों को प्राप्त हो गया और वो जिस अवस्था में हमें प्राप्त होता है हम उसे बोलते हैं खनिज, उसे हम लोग बोलते हैं मिनरल। मैं फिर से बता रहा हूँ, ज़मीन की खुदाई के दौरान हमें जो भी पदार्थ, जो भी सब्सटेंस जिस अवस्था में प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग खनिज कहते हैं, उसे हम लोग मिनरल कहते हैं। इसमें जैसे हम लोग बात करते हैं सोना है, चांदी है, लोहा है, कॉपर है, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिन्हें हम लोग खनिज पदार्थ कहते हैं, मिनरल सब्सटेंसेस कहते हैं, पृथ्वी के अंदर खुदाई के दौरान हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। आसान है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो ये मैं कब की बात बता रहा हूँ? लगभग 1675 ईस्वी के आसपास की बता रहा हूँ, जिस टाइम निकोलस हेनरी ने जो सब्सटेंसेस थे उन्हें लगभग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। और उसका पहला जो पार्ट था वो था खनिज पदार्थ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल सब्सटेंसेस कहते हैं, पृथ्वी से हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा है वनस्पति पदार्थ। वनस्पति पदार्थ को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? वेजिटेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। वेजिटेबल सब्सटेंसेस, वनस्पति पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जो हमें पेड़ पौधों से या वनस्पति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति पदार्थ कहते हैं या वेजिटेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है भैया जी? वैसे तो आप लोग पहले से जानते हैं, पेड़ पौधों से हमें भैया फल प्राप्त होते हैं, हमें सब्जी प्राप्त होती है, रबड़ जो होती है वो भी हमें पेड़ों से प्राप्त हो जाती है। आजकल हम लोग कागज़ भी रबड़ से बना रहे हैं, माचिस की तीली है वो भी रबड़ से बना रहे हैं। आप लोग के घर पे जो है फर्नीचर वो भी हम लोगों को कहाँ से प्राप्त हो रहा है? वनस्पति से प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे पदार्थ जो हमें
वनस्पति से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, चाहे उसमें फलों का रस हो, फल हो, सब्जी हो, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। लिख सकते हैं यहां पर वैसे रबर है और फ्रूट्स है, और फ्रूट के साथ फ्रूट्स का जो जूस है वो भी हम लोग इसमें ले सकते हैं। तो सब्जियां हैं, क्योंकि इन सब का उपयोग किसी मानव जाति के द्वारा किया ही जा रहा है किसी न किसी रूप में, तो हम लोग उन्हें क्या कहते हैं? वेजिटेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। तो दो तरह के पदार्थ हुए। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि निकोलस हेनरी ने 1675 ईयर में ये बताया कि हम पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, और वो पदार्थ हैं खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ, और तीसरा है जंतु पदार्थ। जंतु पदार्थ को भैया जी हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? जंतु पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे एनिमल सब्सटेंसेस। एनिमल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं भैया जी? जंतु पदार्थ कहते हैं, एनिमल सब्सटेंस कहते हैं। कोई जीव जंतु मर गया तो जमीन में यदि उसे गाड़ दिया जाए, यदि उसे जमीन के अंदर दबा दिया जाए, तो वो एक तरीके से खाद्य के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ एनिमल सब्सटेंसेस से, एक तो एल्ब्यूमिन है, ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है, और हम बात करें यूरिया की, और भैया जी गोबर। तो ऐसे पदार्थ जो जीव जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं उन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं? उन्हें हम लोग कह रहे हैं जंतु पदार्थ या एनिमल सब्सटेंसेस। तो 3 तरह के हैं। 1675 में निकोलस हेनरी ने यह बताया कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक जाने के लिए हमें उसके इतिहास, उसके हिस्ट्री से एक बार निकलना होगा, कैसे कैसे आगे बढ़े हैं। लेकिन क्या हुआ, लगभग 1780 ईस्वी में, देखिए कितने सालों के बाद, लगभग 100 वर्षों तक तो यही पता लगता रहा कि भैया जी पदार्थों को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 1780 ईस्वी में कुछ साइंटिस्ट और थे जो इस पर रिसर्च कर रहे थे। उन लोगों ने ये देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो हमें जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं और जो हमें वनस्पति से भी प्राप्त होते हैं। तो भैया फिर उन्हें कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाएगा, ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो इसके लिए फिर 1780 ईस्वी में जो सब्सटेंसेस थे, पुराना जो क्लासिफिकेशन था, पुराना जो वर्गीकरण था, उसको तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन एक नया वर्गीकरण तैयार कर दिया गया। और 1780 ईस्वी में यह बताया गया कि भाई पदार्थों को हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं, सब्सटेंसेस को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है कार्बनिक पदार्थ, दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ। एक बार इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा रफ करूंगा जल्दी ही। नोट तो आपने वैसे कर ही लिया होगा, इसको हम लोग यहाँ पर प्रॉपर से एक बार मिटा देते हैं। तो 1675 में निकोलस हेनरी ने पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया। काफी लंबे समय तक इसके बारे में यही डिस्कशन चलता रहा कि भाई पदार्थ लगभग 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन 1780 ईस्वी में ये जानकारी प्राप्त हुई कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा कि कुछ पदार्थ जंतुओं से और वनस्पति से, इन दोनों से प्राप्त होते हैं। तो उनका वर्गीकरण करना थोड़ा सा टिपिकल हो गया था, और उनके वर्गीकरण के टिपिकल होने के कारण फिर बाद में पदार्थों को 2 भागों में विभाजित किया गया, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है। इनकी जो डेफिनेशन है उस समय क्या थी, मैं पहले वो बताता हूं। आज के समय में हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को किस हिसाब से समझते हैं, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। तो हमने बताया कि लगभग 1780 ईस्वी में, ईयर 1780 में, पदार्थों को, सब्सटेंसेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस 1780 ईस्वी में
क्या कहलाते थे? इनका कहना था कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हम उन्हें कहते हैं जो हमें एनिमल और वेजिटेबल से प्राप्त होते हैं, मतलब जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। ये अवधारणा, ये परिभाषा किस समय चल रही थी? 1780 ईस्वी में चल रही थी कि भाई कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं। उस समय अगर किसी से पूछा जाएगा तो कोई भी व्यक्ति क्या बताता था कि कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है, हम उन्हें कहते हैं जो पदार्थ हमें जंतुओं से और वनस्पति से या पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहे हैं, हम उन्हें क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस कह रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा है अकार्बनिक, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कह रहे हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कह रहे हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब यहां उस समय क्या था कि ऐसे पदार्थ जो हमें जंतुओं के अतिरिक्त, जंतुओं से प्राप्त होने वाले तो कहां चले गए? जंतुओं से प्राप्त होने वाले कहां चले गए? ऑर्गेनिक में। जंतुओं और वेजिटेबल या वनस्पतियों से अतिरिक्त अगर हमें किसी स्रोत से, किसी सोर्सेज से कोई पदार्थ, कोई सब्सटेंस प्राप्त हो रहा है तो हम लोग उसे क्या कह रहे थे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कह रहे थे। मतलब एनिमल और वेजिटेबल से प्राप्त होने वाले जो सब्सटेंस है उन्हें हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस कह रहे थे। और इनके अलावा जो पदार्थ हमें किसी दूसरे सोर्स से प्राप्त हो रहे हैं, वो सोर्स ये नहीं होने चाहिए, कोई दूसरा सोर्स होना चाहिए, तो उन्हें हम लोग क्या कह रहे थे उस समय? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कह रहे थे। अब नोट कर सकते हैं इसको, मैं थोड़ा ध्यान में तो रख लूं, थोड़ा नोट कर लिया होगा बेटा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये किस समय की बात है? 1780। उस समय के एक साइंटिस्ट थे लेवाशियर। एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे जो रसायन विज्ञान पर गहन अध्ययन कर रहे थे। और लगभग इस डेफिनेशन के बाद 1784 ईस्वी में लेवाशियर ने ये बताया भैया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है, मतलब ऐसे पदार्थ जो हमें एनिमल और वेजिटेबल से प्राप्त हो रहे हैं, हम उन्हें क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस कह रहे हैं। और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनके अंदर एक पदार्थ है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? कार्बन कह रहे हैं। एक पदार्थ है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? कार्बन। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, अवयव है, महत्वपूर्ण अवयव है किसका? ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। कि अगर उनके अंदर कार्बन नहीं है तो हम उन्हें क्या नहीं कह सकते? ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं कह सकते। तो ये बात किसने बताई थी? लेवाशियर ने बताई थी, लगभग 1784 ईस्वी में। हम लोग इतिहास पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसका इतिहास पढ़ रहे हैं भैया जी? हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विकास कैसे हुआ, ये एक शाखा के रूप में कैसे बनकर आया, तो थोड़ा सा इतिहास है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। फिर अगला सिद्धांत हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं। यस। अब 1780 ईस्वी में ये लगभग 2 प्रकार के पदार्थों को डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। लगभग 4 साल के बाद 1784 ईस्वी में लेवाशियर ने बताया कि कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक महत्वपूर्ण अवयव है। इसी कड़ी में लगभग 1785 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे भैया जी, बर्जीलियस। इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, एक थ्योरी दी थी। और वो थ्योरी क्या थी? वो थ्योरी थी भैया जी वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, हिंदी में हम लोग इसे क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में कहते हैं हम लोग जैव शक्ति सिद्धांत। तो लगभग 1785 ईस्वी में बर्जीलियस ने अपनी एक थ्योरी बनाई जिसका नाम रखा वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत। और इन्होंने बताया
कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो कंपलसरी कहां से प्राप्त होते हैं, हम लोगों को जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमें कंपलसरी कहां से प्राप्त होते हैं, जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। मतलब अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमें चाहिए तो हमें उसके लिए कोई एनिमल, कोई जीव चाहिए। जैव शक्ति सिद्धांत, इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रॉपर तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोगों ने निकोलस हेनरी के बारे में पढ़ा। 1675 ईस्वी में लगभग पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया गया। उसके बाद 1780 ईस्वी में पदार्थों को 2 भागों में विभाजित किया गया, क्लासिफाइड किया गया ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ते चले गए। नोट साथ साथ करते रहे। तो बर्जीलियस जो है 1785 ईस्वी में बर्जीलियस ने अपनी एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत, कि कार्बनिक यौगिकों का जो निर्माण है वो केवल कहाँ से संभव है, वो जीवों के द्वारा ही संभव है, जैव शक्ति के द्वारा संभव है। या इस दुनिया में जितने भी भैया जी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो किससे बने हैं, वो जैव शक्ति से मिलकर बने हैं। तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सभी साइंटिस्ट के द्वारा जो बातें बताई जा रही थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तो हम जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। यहां लिखते हैं बेटा, एंड ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, एंड ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। एंड मतलब अंत, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बर्जीलियस क्या बता रहे थे कि ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है उनका निर्माण केवल कहां से संभव है, उनका निर्माण केवल संभव है जीव जंतुओं से, अर्थात जैव शक्ति से संभव है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे बेटा, फ्रेडरिक हॉलर। ये अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। ये वक्त था लगभग 1828 का। और बर्जीलियस का जो जैव शक्ति सिद्धांत है वो भी काफी साल तक चलता रहा, उसी को बेस मानकर कार्य किया जाता रहा। लेकिन फ्रेडरिक हॉलर लगभग 1828 ईस्वी में प्रयोगशाला में काम कर रहे थे और इनके द्वारा अकार्बनिक पदार्थों से, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या बनाया गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया गया। फ्रेडरिक हॉलर, मैं यहां पे लिख देता हूं पहले, इनके द्वारा क्या हुआ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से कौन सा सब्सटेंस बनाया गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया गया। जबकि इससे पहले जो बर्जीलियस थे उनका जो सिद्धांत था वो सीधा सीधा कह रहे थे कि अगर भैया जी ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्राप्त करना है तो हमें वो कहां से प्राप्त होगा, वो जीवों से ही प्राप्त होगा, वो जैव शक्ति से प्राप्त होगा। लेकिन फ्रेडरिक हॉलर जब अपनी लैब में काम कर रहे थे तो उनके द्वारा एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से कौन सा सब्सटेंस बनाया गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया गया। और उन्होंने क्या यूज किया था, उन्होंने किया था भैया जी अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को इन्होंने गर्म किया। ये किसी भी रिएक्शन में जब हम छोटा सा ट्रायंगल लगाते हैं किसी एरो के ऊपर तो ये गर्म होने का निशान है, उसका संकेत है। तो अमोनियम साइनेट को जब उन्होंने गर्म किया तो गर्म करने पर क्या प्राप्त हुआ भैया जी, गर्म करने पर प्राप्त हुआ यूरिया। गर्म करने पर क्या प्राप्त हुआ, गर्म करने पर यूरिया प्राप्त हुआ। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फ्रेडरिक हॉलर ने 1828 ईस्वी में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या प्राप्त किया था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्राप्त किया था, जबकि बर्जीलियस इसके लिए मना कर रहे थे।
बर्जीलियस ने अपनी जो थ्योरी दी थी वो 1785 ईस्वी में, वो बता रहे थे कि ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है वो केवल जीवों के द्वारा ही प्राप्त होंगे, जैव शक्ति के द्वारा ही प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ लगभग 1828 ईस्वी में इसके बारे में साफ साफ मना कर दिया गया, और उन्होंने प्रूफ भी करके दिखाया कि अमोनियम साइनेट जो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको गर्म करके इन्होंने क्या बना दिया, यूरिया बना दिया, जो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा भी और बहुत सारे बनाए गए सब्सटेंस बनाए गए, साथ साथ नोट कर लीजिए आप। फिर काफी सालों के बाद लगभग 1845 ईस्वी में कोल्बे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोल्बे, इन्होंने प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल, जिसे हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, इसका निर्माण किया। और यह भी निर्माण कैसे किया गया था, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया गया। इसको भी आप नोट कर लीजिए बेटा। एक उदाहरण और है, लगभग 1856 ईस्वी में बर्थोले ने बर्थोले एक साइंटिस्ट जिन्होंने लैब में मैथेन का निर्माण किया। बर्थोले ने मैथेन का निर्माण किया लगभग 1856 ईस्वी में। तो देखिए, एक इतिहास को हम लोग धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विकास कैसे कैसे हुआ, उस इतिहास को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कि सबसे पहले निकोलस हेनरी ने 1675 में बताया कि लगभग हम पदार्थों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। उसके बाद 1780 ईस्वी में लगभग 100 वर्षों के बाद ये जानकारी प्राप्त हुई कि भाई नई पदार्थों को 3 भागों में विभाजित नहीं करेंगे, 2 भागों में विभाजित करेंगे, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। उनकी परिभाषा बताई गई कि भाई कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं। उसके बाद फिर एक जैव शक्ति सिद्धांत आया, वाइटल फोर्स थ्योरी आई जो बर्जीलियस ने दी थी। उन्होंने बताया कि भैया जी ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है उन्हें हम सीधे रूप से कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जीवों से प्राप्त कर सकते हैं, और कहीं से प्राप्त नहीं होंगे, मतलब जैव शक्ति से प्राप्त होंगे। परंतु फिर उसके बाद में जो वाइटल फोर्स थ्योरी है उसका जो 1828 में उसका एंड हुआ, उसका समाप्त हुआ, कि ये धारणा खत्म कर दी गई कि भाई जैव शक्ति का ही आवश्यक रूप से होना जरूरी है, किसके लिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाने के लिए। तो फ्रेडरिक होलर ने 1828 ईस्वी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया, और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, अमोनियम साइनेट था, जिसको गर्म करके इन्होंने प्रयोगशाला में क्या बनाया, यूरिया प्राप्त किया। इसी कड़ी में, इसी श्रेणी में लगभग 1845 ईस्वी में कोल्बे ने एसिटिक अम्ल बनाया, और 1856 में बर्थोले ने क्या प्राप्त किया था, मैथेन प्राप्त किया था। तो ये कड़ी जो है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस तैयार किए। तो इस कड़ी की वजह से जो है जैव शक्ति सिद्धांत समाप्त हो गया, उसको फिर फेल मान लिया गया कि भाई वो सिद्धांत बेकार था, अब इस सिद्धांत को हम लोग मानकर चलते हैं। तो धीरे धीरे जो है अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, और मैं इस टॉपिक को अगली वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है। अगर कोई चीज़ ऐसी है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, जिसको समझने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। मैं फिर से अगली वीडियो में उसके बारे में आप लोगों को जिक्र करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, उस बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बरकरार बनाए रखें। और यदि आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर प्राप्त हों तो कंसिस्टेंसी, एक निरंतर प्रयास बहुत ज़रूरी है। किताबों के साथ समय बिताना। आजकल जब ऐसा माना जाता है कि बोर्ड एग्ज़ाम की जब तैयारी चल रही हो
तो अन्य बातों पर ध्यान ना देते हुए अपनी किताबों के जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो पढ़ाई है, उसको निरंतर तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे सफलता जो है अवश्य प्राप्त होती है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जब तक हमारी नई वीडियो आती है। और रिक्वेस्ट है दोबारा से कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।